जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में पूरी हिंदी के ऐसे साथियों 37 क्वेश्चंस देखेंगे, चुनिंदा क्वेश्चंस जो आपको डायरेक्ट साथियों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथियों, बहुत मेहनत के बाद ये 37 क्वेश्चन निकाले गए हैं साथियों हिंदी की किताबों से। मेरा मानना है कि इस क्लास से साथियों आप लोग कई सारे क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग 37 क्वेश्चन देखेंगे जैसे आपके एग्जाम में आते हिंदी के। उसके बाद सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस और यूपी जीके के भी क्वेश्चन हम लोग इसी क्लास में देखेंगे। तो जैसे 75 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे साथियों, वैसे ही 75 क्वेश्चन यहां पर आप लोग देखेंगे। सुपर फास्ट तरीके से हम लोग चलेंगे और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार की जब हम बात करते हैं साथियों, तो सुमित्रा नंदन पंत का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनकी रचना चिदंबरा के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए चिदंबरा किसकी रचना है साथियों, तो आपको बता देना है सुमित्रा नंदन पंत की। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए, यहां पर अगर बात करें साथियों, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त जो हुआ था, इनकी किस रचना पर हुआ था, ये कुल मिला के आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें उर्वशी पर हुआ था, तो बिल्कुल साथियों इनकी रचना उर्वशी है और इसी पर इनको रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से छायावादी कवि किसे कहा जाता है। तो यहां पर अगर डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत को साथियों छायावादी कहा जाता है, बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें साथियों छायावादी के जनक किसे कहा जाता है, तो छायावादी का जनक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। किसे साथियों, जयशंकर प्रसाद जी को क्या कहा जाता है, छायावाद का जनक। और छायावादी कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। उसके बाद देखिए चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चांद का मुंह टेढ़ा, इसके रचनाकार कौन है साथियों, बताइए। तो इसके रचनाकार कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोधि साथियों इसके रचनाकार हैं। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। रामलला नेहचू के रचनाकार कौन है, बताइए। तो रामलला नेहचू बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तुलसीदास इसके रचनाकार है। कौन है साथियों, रामलला नेहचू की अगर बात करें तुलसीदास इसके रचनाकार हैं। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है, बताइए। तो किसके नाम पर रखा गया है साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है द्विवेदी युग का नाम। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद देखिए सड़क संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है, बताइए। तो सुदामा पांडे धूमिल की जब हम बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाले की बात करते हैं, तो संसद से सड़क तक साथियों इसके रचनाकार कौन है, सुदामा पांडे धूमिल हैं। उसके बाद देखिए रंगभूमि जो कि एक उपन्यास है, इसके उपन्यासकार या रचनाकार इसके कौन है, तो मैं कहूंगा साथियों मुंशी प्रेमचंद्र ही इसके उपन्यासकार हैं, इसके रचनाकार हैं। यानी कि रंगभूमि के रचनाकार कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। उसके बाद देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। सभी क्वेश्चन साथियों एकदम टॉप लेवल के होंगे। मेरा मानना है कि अगर इस पूरी क्लास को एंड तक आप लोग देख लेते हैं तो आपका ये एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो अगर बात करें साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। उसके बाद देखिए 10वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है, भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता के लिए दिया जाता है, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। तो बिल्कुल साथियों मैं कहूंगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था। तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को पास करना चाहते हो तो आपको साथियों पिछले सभी वर्षों के पेपर का हल दिया जा रहा है। यानी कि सबसे पहले अगर बात करें, आप सबसे पहले इस पीडीएफ में देखेंगे साथियों जो अभी 2024 में 17 फरवरी और 18 फरवरी को कुल मिला के जो 4 शिफ्टें हुई थी साथियों, उनका सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है इस पीडीएफ के माध्यम से। उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करें कुल मिला के 2006 से लेकर साथियों 2006 से लेकर 2024 तक जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं हुई हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है साथियों। इसमें हिंदी है, जीके जीएस है, यूपी जीके है, मैथ है और साथियों रीजनिंग है, ठीक है ना। इस पीडीएफ को साथियों अगर बात करें, मेरा मानना है कि लगभग 65% से लेकर 70% साथियों पेपर आपका यहीं से फंसेगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर लिखा है व्हाट्सएप लिंक, यानी कि पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लिंक। उस पर जैसे ही साथियों आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच जाएंगे, यानी कि व्हाट्सएप
टीम से आपका कांटेक्ट हो जाएगा। वहां पर साथियों आपका एक फोन पे नंबर दिया जाएगा, वहां पर आपको सिर्फ 25 रुपीज का साथियों पेमेंट करना है और ये पीडीएफ ले लेना है, क्योंकि पीडीएफ साथियों अगर आपको मिल गई और अगर आपने पढ़ ली तो बहुत आसानी से आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। वरना साथियों जो नीचे नंबर लिखा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी पेमेंट करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। के बाद देखिए पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है बताइए। तो ये किस काल की रचना है? ये तो आदि काल की रचना है। किस काल की रचना है साथियों? आदि काल की रचना है। अगर बात करें पृथ्वीराज रासो साथियों, ये चंद्रबरदाई की रचना है एक तरीके से। किसकी? चंद्रबरदाई की रचना है। ये बात आप लोग साथियों क्या रखेंगे? ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कलम के सिपाही साथियों ये क्या है? तो कलम का सिपाही एक जीवनी है। क्या है साथियों? एक जीवनी है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका साथियों इनका नाम क्या था? तो अगर बात करें बंग महिला की तो आप लोग ध्यान रखेंगे हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बंग महिला था। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूरे 37 क्वेश्चन साथियों हम लोग देखेंगे। खड़ी बोली के सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किनको माना जाता है बताइए। तो अगर बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, तो आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसको माना जाता है साथियों? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को माना जाता है। ठीक है ना। चलिए साथियों अगर बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो क्रांतिकारी कवि इनको कहा जाता है। उसके बाद देखिए गोदान साथियों किसकी रचना है, किसकी कृति है? तो ये मैं आपको साथियों कई बार आपको पढ़ा चुका हूं। मुंशी प्रेमचंद्र आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि गोदान किसकी कृति है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की साथियों कृति है। बात आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन, और आप लोग साथियों इस क्वेश्चन को इस बार आपने अपने रियल एग्जाम में साथियों देखेंगे। आप लोग नाम ध्यान रखेंगे स्वयंभू का, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 में है साथियों स्वयंभू, ठीक है ना। इनको ही क्या कहा जाता है? एक तरीके से अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला सवाल देखिए चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे बताइए। तो ये किसके दरबारी कवि थे? ये तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर 4 के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। ये क्यों जायसी इनको कहा जाता है? ठीक है ना। जायस गोत्र में पैदा हुए थे इस वजह से कहा जाता है, जायस मत को मानने वाले थे इसलिए कहा जाता है, या जायस नामक स्थान के निवासी थे, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं कहूंगा साथियों ये जो जहां के निवासी थे ना, ये उसका नाम जायस था, यानी कि जायस नाम के स्थान के निवासी थे, इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी को क्या कहा जाता है साथियों? जायसी कहा जाता है, और इनके अंत में जायसी जुड़ गया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रीतिकाल का वो कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी में अमर हो गया? तो किसकी बात चल रही है साथियों? बिहारी जी की बात चल रही है, यानी कि बिहारी जी रीतिकाल के कवि थे जो अपने एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए। डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है बताइए। तो किस कवि को कहा जाता है साथियों? केशव दास को कहा जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया गया है? क्या हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया गया है? तो किस नाम से साथियों कहा गया है? पद्म काल भी इसको कहा जाता है। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम मुझे बता दीजिए। तो अगर बात करें साथियों सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद आगे की अगर बात करें तो इनको ही साथियों हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए सुपर फास्ट तरीके से हम लोग चल रहे हैं क्योंकि मैं आपको साथियों चीता बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको जो आपका रियल एग्जाम होगा साथियों उस दिन तक आपको इतना चीता बना दिया जाएगा, इतना चीता बना दिया जाएगा कि मात्र 7 से 8 मिनट में साथियों आप अपनी हिंदी कंप्लीट कर लीजिए। जीएस भी आप साथियों 8 से 9 मिनट में अपनी कंप्लीट कर लीजिए। फिर बाकी का आपका जो टाइम बचेगा वो पूरा रीजनिंग को दीजिए और पूरा मैथ को दीजिए, क्योंकि अगर आप ये टेक्निक नहीं अपनाएंगे तो साथियों रीजनिंग में सभी सवाल नहीं कर पाएंगे, आप मैथ में भी सभी सवाल नहीं कर पाएंगे। और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो कम से कम सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे क्वेश्चंस भी नहीं अटेम्प्ट कर पाते। क्यों? क्योंकि वो हिंदी को बहुत समय दे देते हैं, कहते हैं हिंदी में तो मैं 37 में से 37 लाऊंगा। अरे हिंदी की इतनी स्पीड बनाओ कि 8 मिनट में 37 में से 37 कर लो। जीके की इतनी स्पीड बनाओ कि जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो 8 से 9 मिनट में आप कर लो। खैर उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं जायसी किस धारा के
कवि हैं, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर, तो प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल साथियों किसे कहा जाता है? विद्यापति को क्या कहा जाता है? विद्यापति को साथियों मैथिल कोकिल कहा जाता है। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? देखिए प्रकृति की अगर बात करें, प्रकृति भी आ सकता है, और प्रकृति का सुकुमार कवि आ जाए वो भी आ सकता है। अगर बात करते हैं साथियों, क्या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? तो क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है, ठीक है ना। और छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी सुमित्रा नंदन पंत की, तो इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। तो जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट की जब बात आती है, मुंशी प्रेमचंद्र का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि कथा सम्राट साथियों किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को ही कहा जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है बताइए। तो बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? मैं कहूंगा सूरदास साथियों श्रेष्ठ है, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रसमय सिद्ध किसका उपनाम था बताइए। तो जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें साथियों, यानी कि छायावाद का जनक कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद, रसमय सिद्ध किसका उपनाम था? तो रसमय सिद्ध साथियों जयशंकर प्रसाद का ही उपनाम था। उसके बाद देखिए मधुर स्वप्न के रचनाकार कौन है बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो राहुल शंकरत्यायन आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि मधुर स्वप्न के रचनाकार कौन थे? तो राहुल शंकरत्यायन ही थे। तुलसीदास और सूरदास की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? तो इनके आधार की अगर बात करें, तो इनके आधार पर साथियों 11 प्रकार के रस होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं भरत मुनि की, किसकी? भरत मुनि की अगर बात करते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार 8 रस माने गए हैं। क्या? 8 रस माने गए हैं, ठीक है। अगर रसराज किसे कहा जाता है? रस राज किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को। रसपति किसे कहा जाता है? तो साथियों श्रृंगार रस को। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि यहां पर साथियों लिखा हुआ है, कलम आज उनकी जय बेल जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी। उक्त पंक्ति के लेखक कौन है? क्वेश्चन साथियों आ जाते हैं इस टाइप के कि ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली साथियों क्या है बताइए। देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पर साथियों पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? ए, बी, सी। ए से हो जाती है साथियों अवधी। अवधी बोली किसके अंतर्गत आएगी? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। बी से हो जाएगी बघेली। पूछा जाए बघेली बोली किसके अंतर्गत आएगी? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। सी से हो जाएगी साथियों छत्तीसगढ़ी। क्या? सी से आपकी हो जाएगी छत्तीसगढ़ी। पूछी जाए छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली जो है वो किसके अंतर्गत आएगी? वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। तो जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। मैं वाकई में आपको साथियों बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आपको साथियों कहीं नहीं मिल सकते, कहीं नहीं मिल सकते। ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत लाखों लाख के हिसाब से बच्चे इन क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, इन क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं। लेकिन आप अगर एग्जाम फतेह या टारगेट सिलेक्शन से जुड़े हैं तो आप इस तरह के सवालों को बहुत आराम से कर सकते हैं। तो अगर विकास का क्रम बात करें तो अपभ्रंश पहले नहीं आएगा, हिंदी पहले नहीं आएगा, पहले पाली प्राकृत आएगा। पाली प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अगर बात करें शौरसेनी से विकसित हुई है। बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, अपना ही एक चैनल है टारगेट सिलेक्शन। क्या नाम है साथियों? टारगेट सिलेक्शन अपना ही एक चैनल है। इस चैनल की अगर बात करते हैं साथियों, इस चैनल पर रोज रात कितने बजे साथियों? रोज रात 8 बजे। कितने बजे साथियों? रोज रात 8 बजे एक क्लास होती है, जिस क्लास की अगर बात करें सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी का ज्ञान आपको कराया जाता है। उसके बाद साथियों जीएस का आपको ज्ञान कराया जाता है।
फिर यूपी जीके को आपको पढ़ाया जाता है, उसके बाद रीजनिंग को, उसके बाद मैथ को। यानी कि मैं नहीं चाहता कि 4 अलग अलग क्लासेस आपके लिए लाई जाएं और 4 घंटे आपके लिए जाएं। मैं चाहता हूं कि 1 घंटा और ये पांचों विषय निचोड़ इनका सबसे, मतलब मैं जो पेश करता हूं ना रात्रि 8 बजे, इनका निचोड़ पेश करता हूं। मैं वो क्वेश्चन छाट कर लाता हूं, सिलेक्ट करके लाता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की साथियों पूरी संभावना है। तो रोज रात्रि 8 बजे टारगेट सिलेक्शन सर्च करके आ जाएंगे, क्योंकि वो क्लास बहुत शानदार होती है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद उसके अलावा साथियों अपना एक चैनल है एग्जाम फतेह चैनल है साथियों। एग्जाम फतेह पर भी आपकी बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस चल रही है 75 प्रश्नों की हिंदी जीके की। खैर, अगर हम इस प्रश्न के जवाब की बात करते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 22 भाषाएं हैं। हिंदी की आदि जननी की, अब बताइए क्वेश्चन कितना शानदार है। तो हिंदी की आदि जननी साथियों क्या है, तो संस्कृत ही आप लोग ध्यान रखेंगे, हिंदी की आदि जननी है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, भारोपीय परिवार की भाषा हिंदी तो है, गुजराती भी है, मराठी भी है, लेकिन मलयालम साथियों नहीं है। अब मलयालम नहीं है साथियों, तो मलयालम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा, बताइए साथियों। तो कबीर जी की अगर बात करते हैं, कबीरदास की अगर बात करते हैं, हजारी प्रसाद त्रिवेदी नहीं साथियों, इनको क्या कहा, इनको भाषा का डिक्टेटर कहा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, तो कबीरदास को कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब आप लोग क्या देखेंगे, अब आप लोग साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यूपी जीके के आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, तो कौन होता है बताइए। देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद देखिए कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की किसकी जिम्मेदारी है साथियों, बताइए। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये तो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, बताइए। तो किस वेद की बात चल रही है साथियों, साम वेद की बात चल रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारतीय संगीत का मूल वेद किस वेद को कहा जाता है, तो साम वेद को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था साथियों, बताइए। देखिए महापरिनिर्वाण आ जाए या मृत्यु आ जाए, यानी कि महापरिनिर्वाण इनको जो प्राप्त हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों, कुशीनगर में हुआ था। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश साथियों कहां दिया, बताइए। तो कहां दिया साथियों, सारनाथ में दिया, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ भी इस क्लास को देखने के बाद शेयर आप लोग अवश्य कर देंगे और इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बता देंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसका नारा है साथियों, तो ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। करो या मरो का नारा साथियों किसने दिया था, मुझे बताइए। तो करो या मरो का नारा साथियों महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। ओणम त्योहार साथियों केरल का है ये, यानी कि केरल में किया जाता है ओणम त्योहार। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी साथियों कौन थी, मुझे बता दीजिए। चलिए तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, देखिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है। चलिए साथियों अगर आपने अभी तक इसकी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपने साथियों शेयर नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो को शेयर भी आप लोग अवश्य कर देंगे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी साथियों कौन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम है साथियों भारतीय इतिहास में धन्वंतरी। आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि भारतीय इतिहास में जो इन्हें जाना जाता है वो धन्वंतरी के रूप में जाना जाता है। धन्वंतरी कौन है, यहाँ पर साथियों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को जो सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, इनका नाम था धन्वंतरी। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें कि पानीपत का पहली लड़ाई जो हुई थी साथियों वो कब हुई थी, तो आप सभी लोग जानते हैं 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए 10वें गुरु या आखिरी गुरु साथियों कौन थे, बताइए। इनके नाम की अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह इनका नाम था और ये साथी के गुरु नानक पहले गुरु थे। और 10वें गुरु कौन थे साथियों, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा के साथ हुआ था, बताइए। तो किसके साथ हुआ था, गंगाधर राव के साथ हुआ था। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था, गंगाधर राव था। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत
छापा मार गुरिल्ला रणनीति थी, बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों? क्या आपका बिल्कुल सही जवाब होगा? आपका राइट आंसर जो जाएगा वो मराठा के साथ जाएगा, यानी कि छापा मार रणनीति या गुरिल्ला रणनीति किस सेना की ताकत थी? तो मराठा सेना की ताकत थी। आंसर जिनका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, क्या आपका बिल्कुल सही जवाब होगा? कैसे आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, बताइए। चलिए, तो अगर आपका उत्तर साथियों 1498 है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो 1498 में उतरा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, बताइए। तो कौन सा था साथियों? बंबई था, हुगली था, जौल था, लेकिन मछलीपट्टनम नहीं था। तो यही आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो किसके अंतर्गत रखी गई है, बताइए। किसके अंतर्गत रखी गई है साथियों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि तत्वों के अंतर्गत रखी गई है साथियों पंचायती राज व्यवस्था। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, बताइए। साथियों वो क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 243 की, तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। दो अनुच्छेद और आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तो अनुच्छेद 351 है और एक अनुच्छेद 343 है। अनुच्छेद 343 की बात करते हैं साथियों तो संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 351 की बात करते हैं तो हिंदी के विकास की बात की गई है साथियों अनुच्छेद 351 में। भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग साथियों कौन सा होता है, बताइए। तो कैसा होता है साथियों? तो गहरा नीला होता है। कैसा होता है? गहरा नीला होता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, बताइए। चलिए, तो कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है साथियों? देखिए राज्य, यहाँ किसकी बात आ गई? यहाँ पर राज्य की बात आ गई। तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो अनुच्छेद 213 के तहत करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपना जो अध्यादेश जारी करते हैं वो अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, दोनों अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है, बताइए। तो ये किस मंत्रालय के अधीन है? ये तो गृह मंत्रालय के अधीन है। किस मंत्रालय के अधीन साथियों? ये गृह मंत्रालय के अधीन। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, बताइए। तो किसमें शामिल है? ये राज्य सूची में साथियों शामिल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट आपको क्या बता देना साथियों? डायरेक्ट आपको आंसर बता देना भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन्स में विभाजित किया गया? ये क्वेश्चन कई बार मैं साथियों देख चुका हूं। तो 24 टाइम जोन्स में साथियों विभाजित किया गया है विश्व को। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, आप लोग ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए साथियों? सब्सक्राइब करके वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से क्या करेंगे? बता देंगे कि ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए। तो भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं साथियों तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान साथियों है कहां पर? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, लद्दाख में है। ये कहां पर है साथियों? लद्दाख में है। जब हम बात करते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की तो ये पश्चिम बंगाल में है। जब बात करते हैं साथियों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की तो ये उत्तराखंड में है। बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान की तो ये गुजरात में है। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखें भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं साथियों? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, बताइए। कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मैं कहूंगा जलोढ़ मिट्टी जो है ना साथियों, जलोढ़ मिट्टी, ये भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी यही पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद देखिए भारत के किस 6 राज्य में वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है, बताइए। यानी कि वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो कौन से राज्य में साथियों? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। कौन सा स्टेट इसको कहा जाता है? टाइगर स्टेट साथियों इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र कौन सा है, बताइए। तो सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र यानी कि राज्य कौन सा है? तो मैं महाराष्ट्र का नाम लूंगा। किसका नाम लूंगा? मैं महाराष्ट्र का नाम लूंगा। महाराष्ट्र आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कोयम्बटूर को दक्षिण
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, किस कारण से कहा जाता है? इसके ऑटोमोबाइल उद्योग की वजह से कहा जाता है? नहीं। इसके कपास उद्योग की वजह से कहा जाता है? बिल्कुल सही। यानी कि जो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो इसके कपास उद्योग की वजह से ही कहा जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है साथियों, मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए, जब हम बात करते हैं साथियों किसकी, जब हम बात करते हैं साथियों कवरत्ती की, तो ये किसकी राजधानी है? ये लक्षद्वीप की राजधानी है। बात आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आइजोल की अगर बात करें, ये किसकी राजधानी है? ये साथियों मिजोरम की राजधानी है। ये किसकी राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं सिलवासा की, तो ये दादर और नगर हवेली की, क्या साथियों, दादर नगर हवेली की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर की अगर बात करते हैं तो ये साथियों अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी। इतने पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है साथियों, बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, जो प्राथमिक क्षेत्र है ना, ये प्राथमिक क्षेत्र यही भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, प्राथमिक क्षेत्र। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, बताइए। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है साथियों, बताइए। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जब हम बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, CSO है। उसके बाद देखिए, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है, बताइए। तो किसके द्वारा किया जा सकता है साथियों? अगर बात करें शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, चिकित्सा देखरेख के द्वारा, यानी कि इन सभी के द्वारा किया जा सकता है मानव पूंजी में निवेश, जिनका भी आंसर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी, बताइए। तो कब की गई थी साथियों? क्या आपका राइट आंसर होगा? मैं कहूंगा 1977 में भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना की गई थी। राइट आंसर जिनका ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, क्या है निर्धारक, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारक है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन सा आयोग? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? क्या आपका राइट आंसर होगा? यानी कि जोसेफ स्टालिन आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल सही है। फिर से देख लीजिए, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से सबसे पहले अपनाया गया था। उसी रूसी नेता का क्या नाम था? तो मैं कहूंगा जोसेफ स्टालिन था, जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। आंसर आपका बी के साथ। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। तो किसके अलावा किसकी बात चल रही है? औद्योगिकरण की बात चल रही है और यही आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आज किस क्लास का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं कि 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा इनमें से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? भारतीय रुपए के मूल्यह्रास की तरफ ध्यान दिया गया था, बिल्कुल। आर्थिक नीति की असफलता की तरफ बिल्कुल ध्यान दिया गया था। विदेशी मुद्रा भंडारण के संकट में बिल्कुल ध्यान दिया गया था। तो मैं कहूंगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों, जिस लिंक का मैंने जिक्र किया था, यानी कि जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था, वो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर मात्र 25 रुपए में आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको साथियों दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में ही। प्लेलिस्ट की अगर बात करें, उस प्लेलिस्ट में साथियों क्लिक करेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट करके लिखा होगा, तो क्लिक करते ही कुछ वीडियोस आपके सामने खुल जाएंगी। वो क्रैश कोर्स तरीके से साथियों वो क्लासेस हैं, फ्री बिल्कुल क्लास मैंने वो आपके लिए कर दी है। तो अगर उन वीडियोस को आप देख लेते हैं और इस पीडीएफ को ले लेते हैं, तो मेरा मानना है कि 99% आपके चांस हो जाएंगे कि आप अपने एग्जाम को बहुत आसानी से सफलतापूर्वक क्रैक कर लें। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो रोज ऐसा टेस्ट देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।